इस वीडियो में हम देखेंगे एक पोएम जिसका नाम है द गोट पाथ्स, जिसे लिखा है जेम्स स्टेफेंस ने। तो इस पोएम को शुरू करने से पहले एक सवाल है आपसे। क्या कभी आपने किसी जानवर को गौर से देखा है कि वो क्या कर रहा है? जैसे कि आपने किसी चींटी को देखा हो कि चींटी यहाँ से वहाँ जा रही है, वो क्या कर रही है। या फिर आपने किसी पंछी को देखा हो और पंछी को देखा हो और आपके मन में ये ख्याल आ रहा हो कि पंछी की लाइफ कितनी अच्छी है, वो जहाँ मन वहाँ वो चला जाएगा, अपने पंख फैलाएगा और इधर से उधर वो चला जा सकता है। और आपको भी मन करता होगा कि काश मैं भी इसी तरीके से एक पंछी होता, या फिर मैं बंदर होता, या फिर जो भी मतलब जानवर हैं। आप खुद को ऐसा सोचते हो कि काश उसकी जगह मैं होता तो मैं क्या क्या करता, या फिर मैं क्या क्या करती। तो इस पोएम में भी कुछ उसी तरीके की चीज़ है। जो पोएट हैं जिनका नाम है जेम्स स्टेफेंस, तो उन्होंने बकरियों को ऑब्ज़र्व किया होगा, बकरियों को देखा होगा कि बकरियां जो है वो कहाँ जा रही हैं, वो क्या कर रही हैं। उन्होंने कहीं पे बकरियों को देखा होगा, बकरियों का झुंड देखा होगा और देखा होगा कि बकरियां आखिर कर क्या रही हैं। किसी पहाड़ी के ऊपर उन्होंने देखा था बकरियों को। और जैसे कि सभी के मन में आते हैं, अगर आप किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हो, तो पोएट ने भी उन बकरियों को ऑब्ज़र्व किया और देखा कि वो बकरियां क्या कर रही हैं। और उनके मन में भी ऐसे ख्याल आए कि मैं उन बकरियों की जगह होता तो मैं क्या करता। तो इस पोएम में भी वही चीज़ है। इसको हम दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि पहले पार्ट में तो आपको ये बताया जाएगा पोएट के द्वारा कि बकरियां जो हैं, जो बकरी है वो आखिर कर क्या रही है, वो कहाँ जा रही है, कैसे इधर से उधर मंडरा रही है। उन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद वो ये बताएंगे कि अगर वो उन बकरियों की जगह होते, वो उस बकरी की जगह होते, तो वो क्या क्या करते। तो आइए चलिए हम अब देखते हैं इस पोएम को। The crooked paths go every way. Upon the hill they wend about through the heather in and out of the quiet sunniness. And there the goats day after day. Crooked का मतलब होता है एक ऐसा पाथ जो सीधा ना हो, सीधा रास्ता ना हो, उसको कहते हैं क्रुक्ड। और हेदर एक तरीके की झाड़ी होती है। और सनीनेस का मतलब तो आप समझते होंगे कि जब सूरज बहुत ही ज़्यादा चमक रहा होता है, तो वो जो बहुत ज़्यादा रोशनी आती है उसको कहते हैं कि सनी, मतलब बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही है, बहुत ज़्यादा जब धूप खिली रहती है तो उसको कहते हैं सनीनेस। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पहाड़ी के ऊपर एक रास्ता है जो टेढ़ा मेढ़ा है, सीधा नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है, और हर तरफ वो रास्ता जा रहा है। और उन रास्तों के ऊपर कौन है, दे का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है गोट्स के लिए, जो बकरियाँ हैं उनके लिए। तो ये जो बकरियाँ हैं ये जो झाड़ियाँ हैं उसमें इधर से उधर, जैसे विंड होता है ना, वो कभी सीधा नहीं चलता, वो टेढ़ा मेढ़ा इधर से उधर चल रहा है। ठीक उसी तरीके से ये जो बकरियां हैं वो भी, जो पाथ्स बने हुए हैं, जो रास्ते बने हुए हैं जो स्ट्रेट नहीं हैं, उसके ऊपर ये बकरियां इधर से उधर जा रही हैं। और जो झाड़ियां हैं, झाड़ियों के बीच से भी इधर से उधर ये बकरियां जा रही हैं। और जिस इन्वायरमेंट के बारे में बात हो रहा है, तो वो इन्वायरमेंट किस तरीके का है, मतलब कि मौसम किस प्रकार का है। मौसम एकदम शांत है और खिली खिली धूप निकली हुई है। और इसी मौसम में जो ये बकरियां हैं इधर से उधर मंडराती रहती हैं। और ये जो बकरियां हैं ऐसा रोज़ करती हैं, डे आफ्टर डे, यानी कि रोज़ ऐसा ही इन बकरियों का एक साइकिल बना हुआ है कि वो पहाड़ी के ऊपर झाड़ियों के बीच से इतनी शांत माहौल में, जिसमें बहुत ही अच्छी खिली खिली धूप निकली हुई है, उसमें वो इधर से उधर मंडराती हैं। ऐसा रोज़ वो करती हैं, ये बकरियां रोज़ करती हैं। Stray in sunny quietness, cropping here and cropping there, as they pause and turn and pass, now a bit of heather spray, now a mouthful of the grass. स्प्रे का मतलब स्ट्रे का मतलब होता है आवारा, यानी कि आप बिना किसी एम के इधर से उधर घूम रहे हो, एमलेसली इधर से उधर मंडरा रहे हो, उसको कहते हैं स्ट्रे।
और क्रॉपिंग का मतलब यहाँ पे हुआ ग्रेजिंग, चरना। घास खाती है ना, जो जानवर हैं वो घास खाते हैं, तो उसको कहते हैं ना ग्रेजिंग, चरना, वो घास पे चर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो बकरियां हैं ये इधर से उधर मंडराती हैं। जो शांति भरा माहौल है और जो खिली खिली धूप है उसमें ये बकरियां इधर से उधर मंडराती हैं। और ये मंडराते मंडराते करती क्या है, ये चरती हैं, ये खाती हैं, कुछ खाती हैं, वो ग्रेजिंग करती हैं। क्रॉपिंग यानी कि ग्रेजिंग करती है, ग्रेज करती है। और ये रुकती हैं, कहीं पे घूमती हैं, टर्न करती हैं और कहीं से जाती हैं। और इन्हें जो भी खाने लायक इन्हें लगता है कि इसको वो खा सकती हैं तो वो उन्हें खाती हैं। तो ये क्या क्या खाती हैं उसको यहाँ पे बताया जा रहा है। नाउ अ बिट ऑफ हेदर स्प्रे। स्प्रे का मतलब क्या होता है, एक तो आप वो समझते हो कि ना स्प्रे, स्प्रे समझते हो ना, वो लिक्विड निकलता है परफ्यूम वगैरह से, तो उसको कहते हैं स्प्रे। लेकिन यहाँ पे स्प्रे का मतलब हुआ ट्विग। ट्विग का मतलब जो पतली पतली टहनियाँ होती हैं ना उसको कहते हैं स्प्रे। और हेदर का मतलब आपको मैंने बताया एक फूलों वाली झाड़ी होती है। तो हेदर स्प्रे का मतलब हुआ कि जो झाड़ी है वो बहुत ही ज़्यादा फैली हुई हैं और उसके पतले पतले टहनियाँ निकली हुई हैं। तो मतलब आप समझ लो कि पूरी झाड़ियों का जो झुंड है जहाँ पे, तो वहाँ से जब ये बकरियाँ गुज़रती हैं तो थोड़ा सा ये जो हेदर होता है, जो झाड़ी होती है ना, उसको खाती है, थोड़ा सा खाती है। बिट अ बिट मतलब कि थोड़ा सा, लिटिल, थोड़ा सा खाती हैं। एंड आगे में लिखा हुआ है नाउ ए माउथफुल ऑफ द ग्रास। और माउथफुल का मतलब होता है कि पूरा एकदम मुंह भर के, यानी कि ये बकरियां थोड़ा सा झाड़ी खाती हैं, थोड़ी सी जो हेदर हेदर होती है, जो झाड़ी होती है वो खाती हैं। और बहुत सारी घासें खाती हैं, मतलब पूरा मुंह भर भर के घास खाती है। माउथफुल मतलब कि जितना आप मुंह में एक बार में घुसा सकते हो ना उतना मतलब डाल लेना मुंह में। तो ये जो बकरियां हैं इससे क्या पता चलता है कि बकरियों को, इनको घास ज़्यादा पसंद है, तो घास मतलब खूब चाव से खाती हैं। और जो झाड़ियां हैं उसको थोड़ा थोड़ा खाती हैं, थोड़ा सा। In the deeper sunniness, in the place where nothing stir, quietly in quietness, in the quiet of the firs, for a time they come and lie, staring on the roving sky. देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो बकरियाँ हैं ये पहाड़ी के ऊपर, हमें पता है कि पहाड़ी के ऊपर घूम रही हैं, यहाँ से वहाँ कहीं पे रुकती हैं, घास खाती हैं, झाड़ियों के बीच से जाती हैं। और ये जो माहौल है उस पहाड़ी का एकदम शांत भरा है। और जो धूप है, जो खिली खिली धूप है वो निकली हुई है। और अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये बकरियाँ इधर से उधर पहाड़ियों पे के ऊपर तो जा ही रही हैं। अब जहाँ पे और भी ज़्यादा गहरी खिली खिली धूप निकली हुई है वहाँ पे ये जो बकरियाँ हैं वो जाती हैं। और ये जो जगह है यहाँ पे कुछ भी मूव नहीं कर रहा है। स्टर का मतलब होता है मूव करना, मतलब कुछ भी हलचल नहीं हो रही है, एकदम शांत माहौल है। और उस शांत माहौल में ये बकरियाँ भी शांति से उस शांत माहौल में जा रही है। क्वाइटली इन क्वाइटनेस मतलब कि वो जो शांत भरा माहौल है उसमें ये बकरियां एकदम शांति से जा रही हैं। ये बकरियों को पता है कि ज़्यादा हलचल नहीं करना है, ये शांति से उस माहौल में जो ये बकरियां हैं वो जाती हैं। और ये बकरियां फिर कहाँ जा रही हैं, ये बकरियां फ़र्ज़ में जा रही हैं। फ़र्ज़ क्या होता है, फ़र्ज़ एक पीले रंग की झाड़ी होती है जो इंग्लैंड और आयरलैंड वाले एरिया में पाई जाती है। क्योंकि हमारे जो पोइट हैं जिनका नाम है जेम्स स्टेफेंस, ये आयरिश पोइट हैं, ये आयरलैंड के थे। तो ये जो व्यू है ये आयरलैंड का ही है। तो फ़र्ज़ एक तरीके का झाड़ी होता है। तो उन झाड़ियों के बीच, ये झाड़ियाँ जो है ना ये भी एकदम शांत हैं। जिस जगह पे ये बकरियां जा रही हैं वहाँ पे सब कुछ शांत है, कुछ भी मूव नहीं कर रहा है। तो इस शांत वातावरण में, शांत झाड़ियों के बीच से ये जो बकरियां हैं शांति से जाती हैं, हलचल नहीं करती हैं, शांति से जाती हैं। और ये बकरियां करती क्या है, कुछ पल के लिए ये बकरियां रुकती हैं और लेट जाती हैं। और लेट कर ये करती क्या है, ये लेट कर जो आसमान है उसको देखती हैं। और आसमान को यहाँ पे कहा गया है रोविंग स्काई। रोविंग का मतलब होता है मूव करना, लेकिन आसमान तो नहीं मूव करता ना, आसमान तो फिक्स रहता है। पर हमें लगता है कि मूव कर रहा है। क्यों लगता है, क्योंकि जो
बादल होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं। बादल अगर आप गौर से देखोगे तो मतलब आपको पहली नज़र में लगेगा कि बादल मूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन कई बार आप देखते होंगे कि बहुत तेज़ हवा चल रही हो तो आप देखते होंगे तेज़ी से बादल इधर से उधर मूव कर रहे होते हैं। तो इन बादलों के मूव करने की वजह से ऐसा लग रहा है कि आसमान वो मूव कर रहा है, वो चल रहा है। तो ये बकरियाँ वहाँ पे लेट कर, उस शांत भरे माहौल में लेट कर ये बकरियाँ आसमान को टुकुर टुकुर देखती हैं। स्टेयरिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को एकदम एक टक के देखना, घूरना। तो ये बकरियाँ वहाँ पे लेट कर और आसमान को देखती हैं। मतलब हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये बकरियाँ नेचर को एंजॉय कर रही हैं और वो नेचर को डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहती। कि जहाँ पे ये बकरियाँ हैं तो वो शांत भरा माहौल है और पोइट यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये बकरियाँ उस शांत भरे माहौल में शांति से जाती हैं। इसका मतलब ये है कि जो शांति उस नेचर में पाई जाती है, प्रकृति में जो शांति पाई जाती है, उसको ये बकरियाँ भंग नहीं करना चाहती। वो भी चाहती हैं कि वो शांति से वहाँ पे जाए, किसी को डिस्टर्बेंस ना हो और वो आराम से बैठकर जो नेचर का व्यू है उसको एंजॉय कर रही हैं। If you approach, they run away. They leap and stare. Away they bound with a sudden angry sound to the sunny quietude. तो यहाँ पे अप्रोच का मतलब होता है कि आप किसी के पास जाते हो तो उसको कहते हैं अप्रोच करना। लीप का मतलब होता है कि लंबी लंबी छलांगे लगाना, मतलब बहुत ही हाई जंप करना, उसको कहते हैं लीप। और स्टेयर का मतलब तो आपको पता है कि घूरना होता है। बाउंड का मतलब होता है कि आप बहुत ही तेज़ी से भाग जाते हो, मतलब बहुत ही तेज़ी से भाग जाना, मतलब लंबी लंबी कदमें लगाकर, मतलब लंबे लंबे डग भरते हुए आप तेज़ी से वहाँ से चले जाते हो तो उसको कहते हैं बाउंड। और क्वाइट्यूड का मतलब होता है शांति, कामनेस, जहाँ पे एकदम शांति हो। तो यहाँ पे बात हो रही है कि अब पोइट कह क्या रहे हैं कि अब ये तो बकरियाँ अपने साथ, मतलब अपना जो उनका टाइम है वो खुद के साथ एंजॉय कर रही हैं। किसी से लेना देना नहीं है, खुद अपने साथ वो आराम से बैठी हुई हैं, नेचर को देख रही हैं, नेचर को एंजॉय कर रही हैं। अगर कोई आता है, कोई भी, मतलब कोई इंसान जाए या फिर हमें ही कह रहे हैं पोइट कि अगर आप, कोई इंसान उन बकरियों के पास जाए तो क्या होगा, वो बकरियाँ वहाँ से भाग जाएंगी। वो बकरियाँ लंबी छलांग लगाएंगी, आपको घूरेंगी और तेज़ी से वहाँ से भाग जाएंगी। और तेज़ी से भागते हुए वो एकदम गुस्से भरी आवाज़ निकालते हुए वहाँ से जाएंगी। मतलब उनको पसंद नहीं आएगा कि आप उनके पास जाओ। वो गुस्से से भरे हुए आवाज़ को निकालते हुए वहाँ से जल्दी से भाग जाएंगी। और कहाँ भागेंगी, वहाँ पे जाएंगी, वो भाग के वो वहाँ जाएंगी जहाँ पे उन्हें शांति मिले, जहाँ पे कोई इंसान ना हो। यानी कि आप जहाँ पे गए हो तो वहाँ पे क्या हुआ, आपके जाते ही उनकी शांति भंग हो गई, आपने उनको जाकर डिस्टर्ब कर दिया। वो नेचर को एंजॉय कर रही थी, उसको आपने डिस्टर्ब कर दिया। तो वो वहाँ से भाग जाएंगी और ऐसी जगह को फिर से तलाश करेंगी और ऐसी जगह पे चली जाएंगी कि जहाँ पे इंसान हो ही ना, और वो फिर से नेचर के साथ एंजॉय कर सकें, नेचर के साथ वो टाइम स्पेंड करें और शांति से इधर उधर घूम सकें। मतलब ऐसा होता है ना कि ये सिर्फ जानवर ही कर सकते हैं। जैसे कि आप बैठे हो, आप आराम से शांति से बैठे हो, आप इंसान हो और आप आराम से शांति से बैठे हो अपने रूम में, और कोई रिलेटिव आ जाए तो आपको मतलब ऐसा लगने लगता है ना कभी कभी कि मैं शांति से बैठा हुआ था, या फिर आप कुछ कर रहे थे, शांति से कर रहे थे, मतलब आपको डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। अचानक से कोई रिलेटिव आ गए, मतलब आप बहुत ही आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, आपको वहाँ पे बैठना ही पड़ता है, आप भाग नहीं सकते, क्योंकि आपके मन में ये होता है कि पता नहीं वो जो आए हैं वो क्या सोचेंगे कि मैं उनको देखकर भाग गया या फिर भाग गई। लेकिन गोट के साथ ऐसा नहीं है, बकरियों के साथ ऐसा नहीं है। बकरियों को कोई मतलब नहीं है, बकरियों को तो अपनी शांति प्यारी है, वो चाहते हैं कि वो अकेले ही रहे।
तो जब आप उनके पास जाएंगे तो उनको जो शांति मिल रही थी ना वो भंग हो जाती है, तो इसलिए वो वहाँ से भाग जाते हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या महसूस कर रहे हो, उन्हें फ़र्क पड़ता है कि उन्हें शांति मिलनी चाहिए। वो खुद के साथ वो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इसीलिए आप समझ रहे हो ना कि क्यों जो पोएट हैं वो इन बकरियों से इंस्पायर हो रहे हैं कि काश मैं भी बकरी होता, काश मैं इन बकरियों की जगह होता। तो वो उनके पास भी अगर कोई आए तो वो भी इसी तरीके से शांति की तलाश में वहाँ से चले जाए। आगे वाले जो आएंगे लाइंस उसमें ये बात पोएट ने खुद ही कही है। Crouching down where nothing stirs, in the silence of the firs, crouching down again to brood in the sunny solitude. क्राउचिंग का मतलब होता है कि आप अपना जो पैर है ना, पैर मोड़ कर जब चलते हो तो आपका पूरा बॉडी जो होता है वो झुक जाता है। तो बकरी जब अपना पैर मोड़ कर चलेगी तो वो थोड़ा झुक जाएगा ना, उसका शरीर थोड़ा झुक जाएगा। तो मतलब क्राउचिंग डाउन का मतलब कि नीचे झुक कर मतलब चले जाना। और स्टर का मतलब मैंने आपको बताया, स्टर का मतलब होता है कि कोई चीज़ जब मूव करता है तो नथिंग स्टर्स लिखा गया है, यानी कि जहाँ पे कुछ भी मूव नहीं करता है, जहाँ पे कुछ भी हलचल नहीं होती है। और फर्स का मतलब मैंने आपको बताया, फर्स एक तरीके की झाड़ी होती है। और जो यहाँ पे वर्ड है ब्रूड, ब्रूड का मतलब होता है कि किसी चीज़ के बारे में गहरी विचार करना। मतलब आप किसी चीज़ के बारे में एकदम सोच रहे हो, बहुत ही गहराई से सोच रहे हो, तो उसको कहते हैं ब्रूड। और सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकाकीपन। मैंने आपसे कहा एकाकीपन, अकेलापन नहीं। अकेलापन में क्या होता है ना कि आपके दिमाग में ना नेगेटिव थिंकिंग भी आती है। आप अकेले बैठते हो और आपके दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग आती है, तो वो हो जाता है लोनलीनेस। मतलब आप अकेला महसूस कर रहे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन जब आप सॉलिट्यूड होते हो ना तो आप अकेले बैठे हो लेकिन आपको अच्छा महसूस होता है, आप एकाकीपन में चले जाते हो। मतलब पॉजिटिव वाला लोनलीनेस, प्लीजेंट लोनलीनेस, जिसमें आपको खुद के साथ समय बिताकर बहुत ही अच्छा लगता है, वो होता है सॉलिट्यूड। तो हमने क्या देखा था कि अगर कोई उन बकरियों के पास जाता है तो वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, वो बकरियाँ डिस्टर्ब हो जाती हैं और गुस्से से वहाँ से भाग जाती हैं। और ये जाती कहाँ है, वो एक ऐसी जगह पे वो झुक कर वहाँ चली जाती हैं, ऐसी जगह पे चली जाती हैं जहाँ पे सब कुछ शांत हो, जहाँ पे कुछ भी हलचल नहीं हो रही हो, एकदम शांति भरा माहौल हो, जहाँ पे जो झाड़ियाँ हों वो भी एकदम शांत हो। और जब ये बकरियाँ उस शांत माहौल में पहुँचती हैं जहाँ फिर से कोई भी ना हो, वो सिर्फ बकरियाँ खुद अकेली हों, जब वो वहाँ पहुँचती हैं तो बकरियाँ फिर से क्या वो शुरू करती हैं, वो ब्रूड करना शुरू करती हैं, मतलब गहरी सोच में जाना शुरू करती हैं। उनके दिमाग में जो कुछ थिंकिंग आ रही है उसके बारे में सोचना वो चालू करती हैं। तो हमने क्या देखा था कि जो पोइट है ये बता रहे थे कि जो बकरियां हैं वो लेट जाती हैं और जो रोविंग स्काई है, यानी कि जो चलती हुई जो आसमान है, आकाश है, उसको देखती हैं। तो वो आकाश को देखते देखते, आसमान को देखते देखते कुछ सोच रही थी, वो बकरियां कुछ सोच रही थी। और जब वो सोच रही थी उसी वक्त उनको किसी ने आकर डिस्टर्ब कर दिया, आपने ही मानो उन बकरियों को जाकर डिस्टर्ब कर दिया। तो वो बकरियां गुस्सा हो जाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। और वहाँ से चली जाकर वो फिर से एक ऐसी जगह को ढूंढती हैं जहाँ पे कोई भी ना हो। उन्हें फिर से शांति का माहौल जब मिल जाता है तो वहाँ पे फिर से वो जाती हैं। यहाँ पे लिखा गया अगेन टू ब्रूड, यानी कि वो फिर से जाती हैं और शांति भरा जब माहौल मिल जाता है तो फिर से वहाँ जाती हैं उस शांति वाले माहौल में लेट कर, और वो फिर से सोचना शुरू करती हैं। और वो माहौल कैसा है, वो माहौल बिल्कुल शांति भरा है, खिली खिली धूप निकली हुई है और उस जगह पे एकदम सॉलिट्यूड का माहौल है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे अगर आप जाओगे तो आप बहुत ही अकेलापन महसूस करोगे, आप नहीं महसूस करोगे, आप एकाकीपन महसूस करोगे, यानी कि वो जो लोनलीनेस होगी वो आपको अच्छी लगेगी। आप वहाँ पे बैठकर आराम से सोच सकते हो। तो ये बकरियाँ भी फिर से जाकर फिर से शांति वाले माहौल को ढूंढ कर बैठकर और आराम से उनके दिमाग में जो भी उन्हें सोचना होता है वो सोचती हैं। इसके बाद वाले जितने भी लाइन्स आएंगे उसमें जो पोएट हैं वो अब खुद को
चाहते हैं कि वो अगर बकरी की जगह होते, उन बकरियों की जगह होते, तो वो क्या करते। तो देखिए वो कहते हैं, इफ़ आई वेयर एज वाइज एज दे, आई वुड स्ट्रे अपार्ट एंड ब्रूड, आई वुड बिड अ हिडन वे थ्रू द क्वाइट हेदर स्प्रे टू अ सनी सॉलिट्यूड। अब यहाँ पे पोइट ये बोल रहे हैं कि अगर वो उतने ही समझदार होते जितनी समझदार वो बकरियां हैं, यानी कि वो खुद को उन बकरियों के स्थान पर रख के सोचना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि जितनी समझदार वो बकरियां हैं, अगर मैं भी उतना ही समझदार होता तो वो क्या करती, वो एकदम अपने आप को सबसे अलग कर लेते। स्ट्रे अपार्ट, स्ट्रे का मतलब मैंने आपको बताया था, मतलब आवारा की तरह इधर से उधर मंडराना। तो वो खुद को एकदम सबसे दूर कर लेते और इधर से उधर मंडराते और ब्रूड करते यानी कि वो सोचते, गहरी सोच में वो चले जाते, किसी भी विषय के बारे में जिसके बारे में वो सोचना चाहते हैं उसके बारे में वो सोचते और वो अपना एक नया रास्ता बनाते। बीट का मतलब हुआ कि मेक अ पाथ, तो वो अपना एक नया रास्ता बनाते। बीट अ हिडन वे का मतलब कि अपना एक अनजान सा रास्ता बनाते, जिस रास्ते के बारे में किसी को भी नहीं पता, और उस रास्ते को बनाते हुए वो जो शांत झाड़ियों का झुंड है उसके बीच से जाते हुए वो उस शांति भरे माहौल को ढूंढते जहाँ पे खुली खिली खिली धूप है और सॉलिट्यूड है। सॉलिट्यूड का मतलब मैंने आपको बताया, एकाकीपन। तो एकाकीपन वाले जो माहौल है उसको वो ढूंढते और उन्हीं बकरियों की तरह वो भी इधर से उधर मंडराते हुए शांति से बैठकर और सोचते, ब्रूड करते, गहरी सोच में चले जाते, किसी विषय में जिसके बारे में भी वो सोचना चाहते हैं उसके बारे में वो सोचते, गहरे विचार वो अपने मन में ला पाते शांति भरे माहौल में। एंड शुड यू कम, आई वुड रन अवे, I would make an angry sound, I would stare and turn and bound to the deeper quietude, to the place where nothing stirs in the silence of the firs. पोइट यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर तुम मुझे डिस्टर्ब करने के लिए आते, मैं एकदम शांति भरे माहौल में बैठा हुआ हूँ और कुछ सोच रहा हूँ, गहरी सोच में बैठा हुआ हूँ, और तुम मुझे डिस्टर्ब करने आते उसी तरीके से जैसे कि तुम उन बकरियों को डिस्टर्ब करने गए थे। तो वो क्या करते, पोइट क्या करते, ठीक उसी बकरियों की तरह वो भी क्या करते, वो गुस्से से वो आवाज़ें निकालते, वहाँ से पहले भाग जाते और गुस्से से आवाज़ें निकालते और घूरते और वहाँ से मुड़कर और भाग जाते। बाउंड का मैंने आपको बताया कि जल्दबाजी में भाग जाना, जल्दीबाजी में दौड़ कर चले जाना। तो वो भी वहाँ से भाग जाते और वहाँ से भागकर वो और भी गहरी शांति वाली जगह को ढूंढते जहाँ पे उससे भी ज़्यादा शांति हो। ऐसी जगह को वो ढूंढते जहाँ पे कोई भी हलचल नहीं हो रही हो और जहाँ पे जो झाड़ियाँ हैं वो भी एकदम शांत हैं। तो ऐसी जगह को वो दोबारा से वो ढूंढते और ऐसी शांति वाली जगह पे वो चले जाते जहाँ पहले से भी ज़्यादा शांति हो, ठीक उसी तरीके से जैसे वो बकरियाँ करती हैं। In that airy quietness, I would think as long as they. To the quiet sunniness, I would stray away to brood by a hidden, bidden way in the sunny solitude. एरी क्वाइटनेस का मतलब आप समझ लो, एरी का मतलब होता है कि हवादार। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि जो जगह हो वहाँ पे पूरी तरीके से जो शांति है वो पूरी तरीके से फैली हुई हो। तो एरी क्वाइटनेस का मतलब एक ऐसा हम ये सोच सकते हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं जो नेचुरल क्वाइटनेस है, यानी जो प्राकृतिक क्वाइटनेस है जो एग्जिस्ट करती है, उसमें वो क्या करते, वो बैठकर और सोचते, उतनी देर सोचते जितनी देर वो बकरियां सोचती हैं। मतलब वो सोचना चाहते हैं, वो शांति चाहते हैं। शायद पोएट को वो शांति मिल नहीं रही है, जैसा क्वाइटनेस वो चाहते हैं वैसा उन्हें मिल नहीं रहा। और जब उन्होंने उन बकरियों को देखा तब उन्हें समझ में आया कि ये जो बकरियां जहाँ पे भी हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा शांति है। तो वो भी चाहते हैं कि वो भी इन बकरियों की तरह उस शांति की तलाश में, उस क्वाइटनेस की तलाश में जाएं, और जब वो शांति उन्हें मिल जाए
तो वो वहाँ पे आराम से बैठकर और सोचे। तो वही चीज़ वो रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे कि जो माहौल वहाँ पे होगा वो एकदम शांत होगा और खिली खिली धूप निकली हुई होगी। और पोएट ने जो अपना रास्ता खुद से ढूंढा था, बिटन वे, मैंने बताया था ना, बिटन का मतलब कि अपना रास्ता ढूंढना। तो बाय हिडन बिटन वे यानी कि उन्होंने जो अपना खुद से जो रास्ता बनाया था और एक नया रास्ता ढूंढा था, तो उस रास्ते के उस रास्ते के थ्रू वो एकदम खिली खिली धूप, जहाँ पे एकदम सॉलिट्यूड हो, जहाँ पे पूरी तरीके से एकाकीपन हो, शांति भरा माहौल हो, वहाँ पे वो जाके और वो इधर उधर मंडराते और मंडराते हुए वो वहाँ पे पहुँचते जहाँ पे एकदम शांति हो, और शांति में बैठकर वो ब्रूड करते, यानी कि वो गहरी सोच में चले जाते, उन्हें जो भी सोचना होता वो सोचते। I would think until I found something I can never find, something lying on the ground in the bottom of my mind. देखिए, अब इन लाइन से क्या लगता है कि पोइट कहीं ना कहीं शांति भरा माहौल ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें वो शांति भरा माहौल मिल ही नहीं रहा है। लेकिन जब उन्होंने इन बकरियों को देखा, तब उन्हें समझ में आया कि उन्हें किस तरीके से और कहाँ पे शांति भरा माहौल मिल सकता है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि उस शांति भरे माहौल में वो बैठकर सोचना चाहते हैं, और तब तक सोचना चाहते हैं जब तक कि जो जवाब और जो चीज़ वो ढूंढ रहे हैं उन्हें मिल नहीं जाता। जिस भी चीज़ के बारे में वो सोच रहे हैं, उसका जवाब ढूंढ रहे हैं, जब तक उन्हें वो मिल नहीं जाता तब तक वो सोचते रहेंगे। और वो जो सवाल है उसके बारे में शायद पोएट ने कई बार सोचा है, कई बार उस विषय में उन्होंने सोचा है, लेकिन क्योंकि उन्हें इस तरीके का माहौल नहीं मिल पाता है, इतनी शांति नहीं मिल पाती है, कोई ना कोई उन्हें आकर डिस्टर्ब करते रहता है, और जो बकरियां हैं उनको जैसा माहौल मिल रहा है सोचने के लिए वैसा माहौल उन्हें नहीं मिल पाता है। इस वजह से वो जो सोच रहे हैं उसका जवाब उन्हें नहीं मिल पाता है। इसीलिए उस नए माहौल में जिससे वो ढूंढेंगे, वो जो शांति भरा माहौल होगा, प्रकृति के साथ वो बैठकर और उसमें वो सोचेंगे, और तब तक सोचेंगे जब तक उन्हें वो मिल नहीं जाता। और ऐसी चीज़ के बारे में वो सोच रहे हैं जो वो जिसका जवाब वो कभी भी उन्हें नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि उन्हें इस तरीके का माहौल नहीं मिल पाया था, इतनी शांति भरी माहौल नहीं मिल पाई थी, जिस वजह से वो उसका आंसर नहीं ढूंढ पाए अभी तक। वो उस चीज़ के बारे में सोचेंगे, ज़मीन के ऊपर लेटे लेटे वो उस चीज़ के बारे में सोचेंगे, वो ज़मीन के ऊपर लेट जाएंगे और लेटे लेटे वो उस चीज़ के बारे में अपने मन में मनन करेंगे, सोचेंगे, और उसका जवाब भी, जो भी वो ढूंढना चाहते हैं वो उसका जवाब भी वो ढूंढेंगे, और तब तक वो वहाँ पे बैठे रहेंगे। यानी कि इस पूरे पोएम में जो पोएट हैं उनका मेन फोकस क्या है? शांति पे। हर जगह शांति भरे माहौल की बात हो रही है। तो वो चाहते क्या हैं? वो चाहते हैं कि ऐसी शांति भरी माहौल उन्हें भी मिल जाए, कोई उन्हें आकर डिस्टर्ब ना करे। अगर किसी ने उन्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश भी की तो वो बिना कोई जवाब दिए वहाँ से भाग जाएं और फिर से शांति भरे माहौल में चले जाएं। और शांति भरे माहौल में जाकर वो क्या करना चाहते हैं? वो प्रकृति के साथ बैठकर और उस शांति भरे माहौल में वो सोचना चाहते हैं। और यहाँ पे एक बात सोचने की है कि वो प्राकृतिक माहौल में ही क्यों सोचना चाहते हैं, इन बकरियों की तरह ही क्यों बैठकर सोचना चाहते हैं। वो कहीं और भी तो बैठकर सोच सकते हैं, कहीं और उन्हें शांति मिल सकती है, लेकिन वो प्राकृतिक माहौल में ही सोचना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जिस भी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं उसके बारे में उन्होंने पहले भी सोचा होगा, लेकिन उसका जवाब उन्हें नहीं मिला। क्योंकि पोएट एक ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग भी तो प्रकृति का पार्ट होता है, नेचर का पार्ट होता है। तो जब आप नेचर के साथ खुद को कनेक्ट करोगे तो हो सकता है कि जो भी सवाल आप सालों से जानना चाह रहे हो, जो भी आपके अंदर क्वेश्चन है और उसका आंसर आपको नहीं मिल रहा है, तो प्रकृति के साथ कनेक्टेड होकर और तब आप जब सोचोगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा।
तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब बकरियों को पोएट ने देखा होगा तो उन्हें भी ये बात समझ में आई होगी कि अगर वो भी नेचर के साथ कनेक्टेड हो जाएं तो जिस भी विषय के बारे में वो सोचना चाह रहे हैं और जो भी वो आंसर ढूंढ रहे हैं वो उन्हें मिल जाएगा। तो इसी के साथ आशा करती हूँ कि आप जो भी इस पोएम के बारे में जानना चाह रहे थे वो मैं आपको बता पाई हूँ। एंड थैंक यू सो मच इतने पेशेंस के साथ मेरी बातों को सुनने के लिए। थैंक यू।